नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे मसाला बॉन्ड के बारे में, है ना। मसाला बॉन्ड है क्या? देखिए, ये अर्थव्यवस्था में आपने पढ़ा होगा कि अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से दो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना, बीओपी जो होता है, उसमें दो अकाउंट आपने पढ़ा होगा, ठीक ना। एक करेंट अकाउंट और एक जो होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक ना। कैपिटल अकाउंट, ठीक ना। तो करेंट अकाउंट हो गया और कैपिटल अकाउंट हो गया। तो यह चीजें पढ़े होंगे। इसी से रिलेटेड देखेंगे मसाला बॉन्ड भी है, लेकिन मसाला बॉन्ड मुख्यतः है किससे संबंधित? तो रुपयों में जो बॉन्ड जारी किया जाता है विदेशी नागरिकों के लिए, ठीक ना, उसी को कहा जाता है मसाला बॉन्ड। अब क्यों किया जाता है जारी? ताकि वह रुपये में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब क्यों ऐसा होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे, ठीक ना। तो पहले देखिए, जैसे एफडीआई जो आता है, क्या आता है? एफडीआई जो आता है, मतलब एफडीआई क्या होता है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब ये क्या होता है? एफडीआई यह मुख्य रूप से विदेशी नागरिक या विदेशी लोगों के द्वारा एफआईआई के माध्यम से, है ना, या मतलब एफआईआई के माध्यम से, यह आपने इकोनॉमिक में पढ़ा होगा, यह मुख्य रूप से या सिंपल ऑटोमेटिक मोड से, ठीक ना, क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने का काम करते हैं। अब इन्वेस्ट में थोड़ा सा ये है कि जैसे अगर विदेशी लोग हैं, ठीक ना, समझिएगा थोड़ा सा, इन्वेस्ट में लोगों को दिक्कत कब होती है? दिक्कत कब होती है? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्या है? डॉलर है, ठीक है। मैं क्या हूं? एक विदेशी नागरिक हूं, सपोज दैट और मेरे पास क्या है? डॉलर है। और मैं इंडिया में जो है वह क्या करना चाह रहा हूँ? इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो मैं इंडिया में जब करूंगा तो कैसे करूंगा? इसको मुख्य रूप से पहले डॉलर को रुपया में क्या करना पड़ेगा? एक्सचेंज करना पड़ेगा। और एक्सचेंज करने के पास मतलब आरबीआई के पास जाना पड़ेगा मुझे डॉलर लेके, फिर इस रुपये को एक्सचेंज करना पड़ेगा, डॉलर को एक्सचेंज करना पड़ेगा रुपये में। फिर इस रुपये को ले जाके हम जो है स्टॉक एक्सचेंज में क्या करेंगे? मुख्य रूप से क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है? दिक्कतें होती हैं। कई बार जो है आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब कौन सा दिक्कत? अब जैसे इसको कैपिटल फ्लाइट करना हो, कैपिटल फ्लाइट का मतलब अब इसको अपना पैसा निकालना, अब इसको अपना पैसा निकालना हो, तो पैसा निकालते समय क्या होगा? इसने चूंकि पैसा जब निकालेगा स्टॉक एक्सचेंज में से कोई व्यक्ति, तो उसको मिलेगा किसमें? रुपये में मिलेगा। अब इस रुपये को मुख्य रूप से क्या करेगा? अब रुपये में जब मिलेगा तो वो तो विदेशी नागरिक है, तो वो क्या चाहेगा? डॉलर में इसको परिवर्तित कराए, है ना। तो डॉलर में परिवर्तित कराए तो वह स्थिति जो है उसके लिए फिर से दिक्कत करेगी। तो इसीलिए एक बॉन्ड जारी किया जाता है, ठीक ना। बॉन्ड जारी किया जाता है, वह कौन सा बॉन्ड है? मसाला बॉन्ड, ठीक ना। कौन सा बॉन्ड है? मसाला बॉन्ड है। मसाला बॉन्ड जारी किया जाता है। मसाला बॉन्ड क्या है? तो यह मुख्य रूप से घरेलू जो मुद्रा है, घरेलू जो मुद्रा है, घरेलू मुद्रा में यह प्रतिभूति, जो प्रतिभूति होता है, इस प्रतिभूति को क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। तो जब घरेलू मुद्रा में किसी प्रतिभूति को जारी किया जाता है तो उसको कहा जाता है मसाला बॉन्ड। जैसे रुपये में जब इसको जारी किया जाता है, किसी बॉन्ड को, किसी सरकारी प्रतिभूति को या किसी बॉन्ड को क्या किया जाए? रुपये में अगर जारी किया जाए, रुपये में जारी करने का मतलब कि आप कहीं के हैं, मुख्य रूप से आप रुपये में डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक ना। डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? रुपये में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब रुपये में जारी किया जाता है तो उस तरह के बॉन्ड को कहा जाता है, कौन सा बॉन्ड? मसाला बॉन्ड कहा जाता है, ठीक ना। तो मसाला बॉन्ड आप समझ गए होंगे। मसाला बॉन्ड मतलब ऐसी प्रतिभूति जो मुख्य रूप से रुपयों में जारी की जाती है। अब इसके और भी सारी चीजें फायदे हो सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि आपने देखा होगा कि रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण, हालांकि केवल एक ही यह फैक्टर नहीं है जिसके कारण रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो सकता है, लेकिन रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण में आपने देखा होगा कि इसका मुख्य रूप से योगदान होता है। इसमें मुख्य रूप से क्या मिलता है? इसको बढ़ावा मिलता है। हालांकि इसके अलावा और भी सारे फैक्टर हैं जो मुख्य रूप से जिसके चलते बढ़ावा मिलता है रुपये को, ठीक ना। लेकिन हाल ही में आपने देखा कि जो डॉलर है
वह मुख्य रूप से मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसके प्रति? रुपये के प्रति, ठीक ना। जो भारतीय करेंसी है उसके प्रति अभी हम हाल ही में हम लोगों ने देखा कि जो ये डॉलर है या विदेशी मुद्रा है या क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। और रुपये की वैल्यू में क्या हो रही है, वह मुख्य रूप से गिरावट देखने को मिली है अभी कुछ समय पहले। अभी भी वही चीज चल रहा है, आपने देखा होगा। तो इसमें क्या दिक्कतें हैं? तो इसमें अगर आपको देखने को मिले तो मुख्यतः दिक्कतें क्या है? दिक्कत ये है कि जो आपका बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर बात किया जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट होता है ना। कौन कौन सा? एक आप देखेंगे कि करंट अकाउंट आपको दिखाई देगा, और एक जो है आपको दिखाई देगा कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट, ठीक ना। अब ये करंट अकाउंट का मतलब चालू खाता, और यह जो है कैपिटल अकाउंट का मतलब देखेंगे तो ये पूंजी खाता है। कौन सा है? पूंजी खाता आपको दिखाई देगा, ठीक ना। इसमें परिवर्तनीयता की बात हम लोग बाद में करेंगे। तो करंट अकाउंट में देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि इसमें दो चीजें आपको दिखाई देती हैं। ज्यादातर आपको जो है डेफिसिट दिखाई देता है ना। डेफिसिट दिखाई देता है, घाटा दिखाई देता है। वह घाटा क्यों दिखाई देता है? तो वह मुख्य रूप से ट्रेड के अस्थिरता के कारण दिखाई देता है। ट्रेड में मतलब जैसे हम वस्तुओं को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो हम सबसे ज्यादा किसी चीज का एक्सपोर्ट करते हैं तो वह होता है सर्विस सेक्टर। कौन सा सेक्टर? हमारा सर्विस सेक्टर जो है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट के मामले में अगर देखा जाए और सबसे कम, अगर कम मात्रा में देखा जाए तो गुड्स का जो है वह मुख्य रूप से कम हम करते हैं। इंपोर्ट में गुड्स का जो है हम देखेंगे आभूषण हो गया, कच्चे तेल हो गया, उसका ज्यादा इंपोर्ट करता है। तो जिसके कारण मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा कि डेफिसिट बना हुआ रहता है। लेकिन वही एक्सपोर्ट वाले खाते में आपको देखेंगे तो आपको दिखाई देगा जो इनविजिबल खाता है। कौन सा खाता है? इनविजिबल खाता है, अदृश्य जो खाता है। उस अदृश्य में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सरप्लस जो है होता हुआ दिखाई देगा, यानी इसमें आपको सरप्लस देखने को मिलेगा, है ना। इवन अभी हाल ही में आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि अमेरिका के साथ जो है भारत का अगर देखा जाए बाजार, या मुख्य रूप से भारत का मुख्य रूप से अगर व्यापार देखा जाए तो व्यापार क्या रहता है? सरप्लस रहता है, अभी भी सरप्लस में ही है ना। अब डेफिसिट की जो कंडीशन है, यह जो व्यापार घाटा जो होता है वह मुख्य रूप से कब होता है? जब आपने देखा कि आयात क्या हो गया? अधिक हो गया और निर्यात कम हो गया, तो उस स्थिति को कहा जाता है कि डेफिसिट हो गया। लेकिन इस स्थिति में क्या यह हमेशा ऐसा हुआ है? तो ऐसा नहीं हुआ है। दो स्थितियां ऐसी भी देखने को मिली है जिस समय सरप्लस ये भी दिखाई दिया है। तो अगर आपसे कहीं स्टेटमेंट में पूछे कि हमेशा चालू खाता जो है उसमें मतलब जो भौतिक खाता है यानी फिजिकल जो खाता है या जो दृश्य खाता है उसमें हमेशा जो है वह क्या हुआ है? घाटा ही हुआ है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। इसमें हमेशा जो है घाटा नहीं हुआ है। दो ऐसा वर्ष आया है जिसमें सरप्लस में गया हुआ है। लेकिन जो एक्सपोर्ट है वो हमेशा हमारा जो है सरप्लस में ही रहा है। वो अलग बात है कि कितना मतलब गया है, कितना नहीं गया है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए, जैसे रुपये की हम लोग बात कर रहे थे कि रुपये की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। तो इसमें तो आप मुख्य रूप से कह सकते हैं कि अनिश्चितता बनी हुई है, तो चलिए ठीक है, इसमें तो प्लस माइनस है। लेकिन ये जो पूंजी खाता है, ये जो कैपिटल अकाउंट है, इसमें अगर बात करें तो कैपिटल अकाउंट में चूंकि आपको दिखाई देता है कि जो एफडीआई है, एफपीआई है, एफआईआई है, विदेशी ऋण है, तो इन सभी चीजों को अगर आप देखने को मिलेगा आपको, तो ये सभी जो चीजें होती हैं यह मुख्यतः क्या करती हैं? यह मुख्यतः निवेश होता है इससे। अब निवेश होता है तो इस समय अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि एफडीआई बहुत जो है लोग जो कर रहे थे वो उनकी मात्रा जो है कम हो गई है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो मुख्य रूप से स्वचालित मार्ग और मतलब प्रतिबंधित मार्ग है उससे रिलेटेड। उसमें आपने देखा कि बहुत सारे जो है इन्वेस्टर हैं वो अपने कैपिटल फ्लाइट वाला काम कर रहे हैं। यह कारण क्या है? इसका मेन कारण एक तो यह भी है। क्या एक है? तो अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब आपका डेफिसिट चल रहा हो, रुपये की वैल्यू जो है वह क्या हो गई हो? गिर गई हो। रुपये की वैल्यू जब गिर गई हो तो इसके लिए क्या होता है? विदेशी लोग जो होते हैं उनके लिए निर्यात जो होता है वो क्या होता है? वह क्या होता है? उनके लिए निर्यात अगर देखा जाए, यानी अगर उनको आयात करना हो तो उनके लिए सस्ता हो जाता है। लेकिन रुपए की वैल्यू गिर जाती है तो अगर हमारे लिए देखा जाए तो हमारे लिए निर्यात क्या हो जाएगा?
वह सस्ता हो जाएगा, ठीक ना। यानी हमें रुपए की वैल्यू गिर गई है तो हमारी कोई भी वस्तु होगी वो सस्ती हो जाएगी। तो वहां पे विदेशों में हालांकि मांग बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा वो अलग चीज है, लेकिन निर्यात हमारा जो है वो सस्ता हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगी। और आयात की बात किया जाए तो आयात मुख्यतः क्या हो जाएगा हमारा, वह बढ़ जाएगा। मतलब आयात की वैल्यू जो होगी, कॉस्ट जो होगी वह मुख्य रूप से क्या होगी, बढ़ जाएगी, वैल्यू जो है बढ़ जाएगी, ठीक ना। यानी पहले किसी चीज को मंगाने में अगर 85 रुपया लगता था तो अब क्या लग रहा है, 90 रुपया लग रहा है, सपोज दैट, ठीक ना। तो कॉस्ट बढ़ गई। अब कॉस्ट के बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ा, कॉस्ट के बढ़ने से आपने देखा कि प्रभाव क्या पड़ा कि ब्याज रेट पर, ब्याज दर पर प्रभाव पड़ रहा है। अब ब्याज दर पे प्रभाव आपने अभी हाल ही में देखा था कि आरबीआई के द्वारा क्या चीजें की गई हैं, क्या निर्णय लिया गया है। तो आपने देखा होगा कि आरबीआई के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो पॉलिसी रेट है, रेपो रेट है, उस रेपो रेट में क्या किया है, 0.25 का 25 बेसिस का क्या किया है, कट किया गया है। अब इस स्थिति से क्या होगा, इस स्थिति से आपने देखा कि लोन तो सस्ता हो जाएगा। लोन डोमेस्टिक लेवल पर अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक लेवल पे लोन जो है वो तो सस्ता हो गया, ठीक ना। यानी जो एमएसएमई सेक्टर हो गया या मुख्य रूप से जो नए उद्योग खोलने वाले लोग हो गए डोमेस्टिक लेवल पे, या मुख्य रूप से मांग डिमांड को बढ़ाना हो डोमेस्टिक लेवल पे, तो लोन तो सस्ता हो गया, आसानी से डिमांड ये जो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन मेन दिक्कतें कहाँ पे आ रही हैं, मेन दिक्कतें ये होगा कैपिटल फ्लाइट वाला। मेन दिक्कत क्या होगा, कैपिटल फ्लाइट वाला। अब कैपिटल फ्लाइट वाला दिक्कत कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि बैंक मुख्य रूप से आपको क्या दे रहा है, तो बैंक जो है वह जो लोन दे रहा है वह कम रेट पे दे रहा है, लोन जो दे रहा है वह कम रेट पे दे रहा है आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपसे अगर पैसा लेगा, मतलब आप अगर बैंक के पास जा रहे हैं पैसा जमा करने, अपने बैंक के पास जा रहे हैं पैसा जमा करने, रुपये जमा करने, तो उसको उस पे आपका इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा, वह मुख्य रूप से कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कम हो जाएगा, इस स्थिति में क्या हुआ, जो ऋण देने वाला व्यक्ति है, जो ऋण देने वाला व्यक्ति है उसको क्या हो गया, घाटा हो गया। और जो ऋण लेने वाला व्यक्ति है उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। अब क्यों लाभ हो गया, क्योंकि मान लीजिए वो 5% पर ब्याज लिया है, अब उसका ब्याज घट के कितना हो गया, मान लीजिए सपोज दैट 3% हो गया, लेकिन 3% हो गया तो इसके लिए तो लाभ हो गया, 2% की इसकी बचत हो गई। लेकिन वही अगर देखा जाए जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या है, क्योंकि वह तभी इन्वेस्ट करते हैं, एफडीआई लगाते हैं, क्यों लगाते हैं या तभी इन्वेस्ट करते हैं, क्यों, क्या कि लाभ उनको ज्यादा से ज्यादा मिले, लाभ कमाने के लिए लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अब इंटरेस्ट रेट एक ही बार कम हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, उनका जो इन्वेस्ट है वो सीधे गिर जाएगा। या स्टॉक एक्सचेंज में अगर रुपये की वैल्यू कम हो गई तो उससे क्या हुआ कि जो एफडीआई किए हुए लोग हैं उनका जो है ब्याज रेट सीधे गिर गया। यानी उसका जो है जो पहले ब्याज दे मतलब जो मिलता था उससे बहुत ही कम हो गया। तो कम हो गया तो सीधे क्या करेगा, वो लेके अपने पैसे को निकाल के लेके भागेगा, ठीक ना। ये सारी चीजें होंगी, तो इस सभी चीजों पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो मसाला बॉन्ड वगैरह की चीजों में आपने पढ़ लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि मसाला बॉन्ड है क्या। मसाला बॉन्ड ऐसा नहीं कि कोई मसाला है, बिल्कुल गलत बात है। मसाला बॉन्ड का मतलब एक ऐसा बॉन्ड है, एक ऐसा प्रतिभूति है जो रुपये में जारी किए जाते हैं, ठीक है। तो प्रवर्तक निदेशालय ईडी ने अभी मसाला बॉन्ड जारी करने के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, अभी थोड़ा सा देख लीजिए, यह फेमा है। फेमा क्या है, यह मुख्य रूप से फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कब का है, 1999 का है, 1999। इससे पहले जो है वह क्या था, फेरा था। क्या था, फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक ना। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट 1977 के आसपास ये बना हुआ था, लेकिन 1999 में इसको चेंज कर दिया गया और ये लागू हो गया लगभग 2000 से, सन 2000 से लागू हो गया। क्या, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक ना। तो यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। तो यह आरबीआई के निर्देशों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए जो केरल के मुख्यमंत्री हैं और पूर्व वित्त मंत्री हैं उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। तो इसीलिए थोड़ा सा मसाला बॉन्ड जो है आपके मुख्य रूप से आ गया है, मतलब यह मतलब हाईलाइटेड है इस समय, ठीक ना। तो मैंने अभी बताया कि भारतीय संस्थान द्वारा धन जुटाने के लिए विदेशी निवेशकों द्वारा को जारी किया जाता है, किसमें, रुपये में जारी किया जाता है जो बॉन्ड, उसी को कहा जाता है मसाला बॉन्ड, मैंने अभी आपको बताया है। तो बॉन्ड का मूल्य जो होता है भारतीय रुपये में होता है और मुद्रा विनिमय जो जोखिम होता है वो विदेशी निवेशक द्वारा वहन किया जाता है, जिससे भारतीय जारीकर्ताओं को रुपये के अवमूल्यन से सुरक्षा मिलने की इसमें चांसेस रहती है। इसका उद्देश्य क्या है,
जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है उसके द्वारा प्रस्तुत मसाला शब्द जो है भारत की सांस्कृतिक पहचान को भी दर्शाता है और उसका उद्देश्य है कि विदेशी मुद्रा जोखिम के बिना विदेशी पूंजी को आसानी से जुटाया जाए और भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को भी बढ़ावा दिया जाए। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया है कि ये सारी चीजें हैं। इसका रेगुलेशन कैसा किया जाता है, तो ईसीबी है क्या, तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ईसीबी का मतलब होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ठीक ना। तो बाह्य वाणिज्यिक उधार यानी बाह्य रूप से जो उधार लिया जाता है वह ढांचे और सभी मानदंडों के तहत आरबीआई के गाइडलाइंस के द्वारा शासित होता है। तो इसका रेगुलेशन आरबीआई के गाइडलाइंस के द्वारा होता है, सेबी के मानदंड के तहत होता है, ठीक ना। ईसीबी ढांचे और सेबी के मानदंड के अनुसार आरबीआई के गाइडलाइंस के तहत इसका मुख्य रूप से क्या किया जाता है, यह विनियमन किया जाता है, रेगुलेशन किया जाता है। सूचीबद्धता के रूप में अगर देखा जाए तो वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अक्सर लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो है, जो लंदन का है, ब्रिटेन का है, या सिंगापुर एक्सचेंज जो है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों में यह सूचीबद्ध किया जाता है। और पहला मसाला बॉन्ड जो है आईएफसी जो है, आईएफसी द्वारा 2014 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर जारी किया गया था। तो याद रखिएगा पहला मसाला बॉन्ड जो है वो आईएफसी में, आईएफसी का मतलब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज जो सूचीबद्ध है वहां पे देखा जाए तो 2014 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे जारी किया गया था पहला मसाला बॉन्ड, ठीक ना। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसकी परिपक्वता देखा जाए तो 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य राशि जुटाने के बॉन्ड में और न्यूनतम लगभग 3 वर्ष के आसपास होती है। तो 3 वर्ष होती है, तो ये बताइए पूंजी खाता में जाएगा कि मुद्रा मतलब आएगा, मुद्रा में आएगा, ठीक है, तो पूंजी खाता में जाएगा, ठीक ना। 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक राशि के लिए अगर देखा जाए तो 5 वर्ष इसमें जो है मानदंड है। निवेशक कौन है, तो योग्य विदेशी निवेशक जैसे कि सॉवरेन वेल्थ जो फंड हो गया, वैश्विक पेंशन फंड हो गया, बीमा कंपनियां हो गई, जो रुपया आधारित जोखिम लेने के लिए तैयार है, वह मुख्य रूप से इसको कर सकते हैं। फिर जारीकर्ता में भारतीय निगम, एनबीएफसी, सरकार से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं वो सभी संस्थाएं इसको जारी कर देती हैं। निधियों के अनुमत उपयोग देखा जाए तो मौजूदा रुपया मूल्यवान ऋण का पुनर्वित्त, बुनियादी ढांचा, कॉर्पोरेट कार्यशील, ये सारी काम करना है इसमें। निधियों का प्रतिबंधन उपयोग देखा जाए तो अचल संपत्ति और एफडीआई दिशा निर्देशों के तहत निश्चित गतिविधियां, घरेलू पूंजी, इक्विटी बाजारों में निवेश, निश्चित गतिविधियों के लिए भूमि खरीदना, उधार लेना, ये सारी चीजें जो है इसमें शामिल है। तो मसाला बॉन्ड इसीलिए मुख्य रूप से आज सुर्खियों में बना हुआ है, उसका कारण यही है क्या, क्योंकि केरला की जो मिनिस्टर्स हैं वहां पे उनको नोटिस भेजा गया है इसके तहत, इसलिए न्यूज में बना हुआ था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके पीवाईक्यू में, देख सकते हैं आप वहां पे जाके, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है। हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।